हम बात कर रहे थे वैदिक काल के पहले वाले पोर्शन पूर्व वैदिक काल के बारे में, और पूर्व वैदिक काल से संबंधित साहित्य के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। अर्थात हम पिछली क्लास में वैदिक साहित्य के बारे में पूरी तरह से क्रमिक अध्ययन कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी चारों वेदों के बारे में, आरण्यक, उपनिषद एवं ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में। आज इस क्लास में मुख्य रूप से दो बातों पर चर्चा होगी कि ऋग्वैदिक आर्यों का या पूर्व वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक संगठन एवं उनका सामाजिक संगठन किस तरीके का था। आज इन दो प्रमुख बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके राजनीतिक संगठन से। तो राजनीतिक संगठन के बारे में बात करें तो जब सबसे पहले मध्य एशिया से आर्यों का आगमन भारत में हुआ था तो उनके जो लोग थे, उनका जो समूह था वो कबीलों में बटा हुआ था। कबीलों को ही जन कहा जाता है। तो कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी वहाँ पर? कबीलाई व्यवस्था या जन व्यवस्था प्रचलन में देखने को मिलती है। वहाँ के लोग कबीलों या जनों में विभाजित थे। अब जो जनों का प्रमुख होता था या जनों का जो हेड होता था, मुखिया होता था, उसे क्या कहा जाता था? उसे जनस्य गोपा कहा जाता था। जनस्य गोपा को अगर ध्यान से देखें तो यही शब्द सब कुछ बयां कर देता है। जनस्य का अर्थ होता है जन का, अर्थात लोगों का। गोप का अर्थ भी क्या होता है? राजा। तो लोगों का प्रमुख या जनों का प्रमुख, यानी यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि जो कबीलाई व्यवस्था या जन व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में प्रचलित थी, उन जनों का या कबीलों का जो प्रमुख होता था या राजा होता था उसे जनस्य गोपा के नाम से जाना जाता था। इसके साथ साथ यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ राज्याभिषेक की प्रथा प्रचलित थी। जिस किसी को भी राजा बनाया जाता था उसका राज्याभिषेक किया जाता था। अब प्रश्न ये उठता है कि जो राजा बनाया जाता था उसका चयन किस तरीके से होता था, उसका चुनाव किस तरीके से होता था। तो राजा के चुनाव में दो संस्थाएं प्रमुख रूप से भाग लेती थीं जिनका नाम था समिति एवं सभा। समिति और सभा के बारे में हमने पिछली क्लास में भी बताया था। जब मैं अथर्ववेद पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो राजा का चुनाव होता था उसमें किन संस्थाओं का योगदान रहता था। तो वो दो संस्थाएं थीं, समिति और सभा। समिति एवं सभा। समिति जो होती थी ये राजा के चुनाव में इसका अधिक योगदान रहता था। समिति का योगदान ज़्यादा रहता था राजा के चुनाव में। ये कबीले की आम सभा के रूप में जानी जाती थी और इस समिति का प्रमुख ईशान कहलाता था। समिति का प्रमुख क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था। वहीं अगर सभा के बारे में बात करें तो सभा में वरिष्ठ और कुलीन लोगों की संख्या ज़्यादा रहती थी। जो समाज के वयोवृद्ध या वरिष्ठ पुरुष रहते थे वो इस सभा का हिस्सा होते थे। अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आधुनिक जो लोकसभा और राज्यसभा का प्रचलन हमें भारतीय राज्य व्यवस्था में देखने को मिलता है। इन सभा और समिति को हम इन्हीं रूपों में देखते हैं। यानी आधुनिक लोकसभा और राज्यसभा जो वर्तमान में जो है प्रचलन में है, उस समय पर आज से हजारों वर्ष पहले समिति और सभा को भी लोकसभा और राज्यसभा जैसे कार्य दिए गए थे। कि जैसे समिति थी ये आम सभा थी, लोगों की आम सभा थी, तो ये आधुनिक लोकसभा का रूप माना जा सकता है। वहीं सभा के बारे में बात करें तो ये आधुनिक राज्यसभा का जो है रूप माना जाता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आधुनिक राज्यसभा और हमारी लोकसभा है वो कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल से संबंधित समिति और सभा का ही रूप था। ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम अगर संस्था की बात करें सभा और समिति से अलग, सभा एवं समिति को छोड़ करके ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था की बात करें तो विदथ। ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ थी। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भाग लिया करती थी। इनकी सभाओं में, इनकी मीटिंग्स में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी हिस्सा लेती थीं। कर व्यवस्था का कोई भी प्रचलन जो राजनीतिक संगठन में या इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी टैक्स प्रणाली का विवरण देखने को नहीं मिलता है। हाँ, एक चीज़ है कि एक कर था बलि, एक बलि कर था, लेकिन इसे आप कर व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा कर था जो उस समय के जो लोग थे, जो प्रजा होती थी राजा की, वो अपनी स्वेच्छा से राजा को ये उपहार स्वरूप या भेंट स्वरूप दिया करती थी। यानी बलि जो था वो राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था और इसके बदले में वो कामना करते थे, वहाँ की जो प्रजा थी वो ये कामना करती थी कि राजा इसके एवज में उनकी सुरक्षा करेगा।
ठीक है। तो बलि जो था वो राजा को प्रजा के द्वारा दिया जाने वाला, स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था और इसके बदले राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजनीतिक संगठन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जो पूरा जो इसका संगठन था वो किस रूप में बटा हुआ था। सबसे बड़ा होता था जन, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। कबीला या जन सबसे बड़ी इकाई होता था। जन बटा होता था विश्व में और विश्व बड़ा होता था गांव में और ग्राम जो बटे होते थे वो काय में, कुल या परिवार या ग्रह में। यानी सबसे बड़ी इकाई थी जन। ऋग्वैदिक संगठन की सबसे बड़ी इकाई जन थी। जन बटे होते थे विश्व में, विश्व बटे होते थे ग्रामों में और ग्रामों को कुलों में बांट दिया जाता था। जन का प्रमुख आप पढ़ चुके हैं ऊपर, जनों का प्रमुख होता था जनस्य गोपा अर्थात वहाँ का राजा। विश्व का प्रमुख होता था विश्वपति। ग्रामों का प्रमुख ग्रामणी कहा जाता था और कुल के प्रमुख को कुलप कहते थे। ग्रह के प्रमुख को ग्रहपति कहते थे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, देखिए कुल और ग्रह ये एक ही चीज़ है, कुल और ग्रह। लेकिन ग्रह शब्द का उल्लेख कभी कभी ही जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। सर्वाधिक बार जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है इन दोनों में से तो वो कुल है। कुल शब्द का यहाँ बार बार प्रयोग किया गया है। ग्रह शब्द कभी कभार कहीं किसी स्थान पर देखने को मिलता है। तो आपने ये इसके ढांचा के बारे में पढ़ा कि जन सबसे बड़ा जो है ढांचे की सबसे बड़ी इकाई था जन। जन विश्व में बटे होते थे, विश्व ग्रामों में बटे होते थे, ग्राम कुलों में बटे होते थे। जन का प्रमुख जनस्य गोपा होता था, विश्व का प्रमुख विश्वपति होता था, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी होता था और कुलों का प्रमुख कुलप या ग्रह का जो है प्रमुख कुल ग्रहपति हुआ करता था। अब ऋग्वेद में इन शब्दों के बारे में बात कर लेते। जन शब्द जो है, जन शब्द, इसका उल्लेख 275 बार और सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इन शब्दों में से जन शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार हुआ है, 275 बार। विश्व शब्द का जो है उल्लेख 170 बार किया गया है। विदथ शब्द का उल्लेख 122 बार, समिति शब्द का उल्लेख 9 बार और सभा को 8 बार जो है इसका उल्लेख किया गया है। इसी से जानकारी मिलती है 10 राज्य युद्ध की, 10 राज्य युद्ध की, 10 राजाओं का युद्ध। इससे संबंधित प्रश्न भी आपने परीक्षाओं में अक्सर देखे होंगे कि 10 राजाओं का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था और 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो 10 राजाओं का जो युद्ध था वो परुष्णी या जिसका आधुनिक नाम है रावी, उस समय पर इसका नाम था परुष्णी। तो परुष्णी या रावी नदी के तट पर भरतवंश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था त्रित्सु राजवंश। भरतवंश को अन्य नाम से भी जाना जाता था त्रित्सु राजवंश। तो भरतवंश के राजा सुदास एवं अन्य 10 जन या अन्य 10 कबीलों के प्रमुखों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, जो 10 राज्य युद्ध था, 10 राजाओं का युद्ध था, वो भरतवंश के राजा सुदास एवं अन्य 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें से सुदास विजयी हुआ था। अब बात करते हैं कि इस युद्ध का कारण क्या था। इस युद्ध का कारण क्या था? अगर राजकाज की बात करें तो सबसे प्रमुख स्थान जो है प्राप्त होता था पुरोहित को। राजा के यहाँ सबसे प्रमुख स्थान किसे प्राप्त होता था? पुरोहित को। और उस समय इसके जो राजा सुदास थे, इन्होंने विश्वामित्र के स्थान पर या विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को अपना पुरोहित चुनने का निर्णय लिया था। इन्हें विश्वामित्र के स्थान पर किसको चुनने का निर्णय लिया था? वशिष्ठ को चुनने का निर्णय लिया था, जिससे विश्वामित्र क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुस्सा होकर के अन्य जितने भी जन थे, अन्य जितने भी कबीले थे, उनको संगठित किया एवं राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए उन्हें तैयार किया। इसी के फलस्वरूप राजा सुदास एवं विश्वामित्र के द्वारा संगठित किए गए 10 अन्य कबीले या 10 अन्य जनों के बीच में परुष्णी या रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ, जिसमें फिर भी विजय किसकी हुई? सुदास की हुई। और इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का जो है उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं राजा के पदाधिकारियों के बारे में। पदाधिकारियों का क्रम मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे उच्च पद पर होते थे पुरोहित, जिनके बारे में अभी बात कर रहा था। जो 10 राज्य युद्ध था वो इसी वजह से लड़ा गया था कि विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को उन्होंने पुरोहित बनाने के लिए जो है निर्णय लिया था। इस वजह से विश्वामित्र नाराज हो गए और इस युद्ध का जो है कारण बने। तो सबसे उच्च पद पर होते थे पुरोहित, और उस समय के कुछ मुख्य पुरोहितों के नाम है वशिष्ठ, विश्वामित्र, देवापी। ये उस समय के कुछ प्रमुख पुरोहित हैं। पुरोहितों के बाद जो दूसरा स्थान होता था वो सेनानियों का होता था।
हालांकि ऋग्वैदिक काल में स्थायी या नियमित सेना का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सेनानी होता था दूसरे पद पर, तीसरा स्थान होता था ग्रामणी का, उसके बाद में सूत का। और सूत को क्या कहते थे? रथ हाँकने वाला। रथ हाँकने वाला जो होता था उसे सूत का नाम दिया जाता था। अगला स्थान रथकार का होता था, जो रथ का निर्माण करता था। और अगला जो है स्थान होता था कर्मरा। कर्मरा धातु कर्मियों को बोलते थे। धातु कर्म का अर्थ क्या है? जो लोग धातुओं से चीज़ें बनाते थे, शस्त्र अस्त्र या कुछ धातुओं से जितने भी चीज़ें बनाई जाती थी वो धातु कर्म के अंतर्गत बनाई जाती थी और उन्हें ही धातु कर्मी कहा जाता था। धातु कर्मियों को नाम क्या दिया गया है ऋग्वैदिक काल में? कर्मरा। तो ये हो गया एक इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्थान पर पुरोहित, दूसरे स्थान पर सेनानी, उसके बाद में ग्रामणी, फिर सूत, फिर रथकार, फिर कर्मरा। इसके अलावा कुछ अन्य पद भी देखने को मिलते हैं, जैसे दुर्गों का जो जिन व्यक्तियों को दुर्गों की रक्षा का कार्यभार सौंपा जाता था उन्हें दुर्गपति, और दुर्गपति को यहाँ नाम दिया गया है पुरुप। पुरुप किसको कहा जाता था? दुर्गपति को। स्पर्श किसको कहा जाता था? गुप्तचर को। जो उस समय के गुप्तचर हुआ करते थे उन्हें स्पर्श कहते थे। इसके अलावा जो उपास्ति और इभ्य होते थे, ये दो पद और हैं, उपास्ति और इभ्य। उपास्ति और इभ्य ये राजा के व्यक्तिगत सेवक हुआ करते थे। उपास्ति और इभ्य राजा के व्यक्तिगत सेवक हुआ करते थे। तो ये हो गया एक राजा के पदाधिकारियों का क्रम। वहीं इससे संबंधित एक प्रश्न और देखने को मिलता है कि सेनानी, ध्यान से देखिएगा, सेनानी, ग्रामणी, सूत, रथकार और कर्मरा। सेनानी, ग्रामणी, सूत, रथकार, कर्मरा, इन्हें संयुक्त रूप से रत्नेन कहा जाता था। प्रश्न आता है कि रत्नेन के अंतर्गत कौन कौन से पदाधिकारी आते थे? तो रत्नेन के अंतर्गत कौन कौन आता था? सेनानी, ग्रामणी, सूत, रथकार और कर्मरा, ये सभी सम्मिलित रूप से रत्नेन की श्रेणी में रखे जाते थे। बाकी जो पदाधिकारियों का जो क्रम है वो आपने देख ही लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि पुरोहित के बाद में जो मुख्य स्थान दूसरा होता था वो सेनानी का होता था, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्थायी सेना या नियमित सेना का प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ स्थायी एवं नियमित सेना नहीं थी, लेकिन जब भी युद्ध की कंडीशन पैदा होती थी, युद्ध के समय जो नागरिक होते थे, वहाँ के जो लोग होते थे, वही सेना का रूप ले लेते थे। और इसी नागरिक सेना को एक अन्य नाम से जाना जाता था, मिलिशिया। स्थायी या नियमित सेना नहीं थी, लेकिन युद्ध के समय पर जो प्रजा होती थी उन्हीं में से कुछ लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी, जिसे नागरिक सेना कहा जाता था। और इसे एक अन्य नाम दिया जाता था, मिलिशिया। ठीक है, नागरिक सेना को क्या कहा जाता था? मिलिशिया। अब बात करते हैं इसके न्याय प्रशासन के बारे में। न्याय का मुख्य केंद्र बिंदु राजा ही होता था। न्याय का मुख्य केंद्र बिंदु राजा ही होता था, लेकिन वो न्याय करने में जिस व्यक्ति की सहायता लेता था वो होता था पुरोहित। पुरोहित की सहायता से ही राजा न्याय किया करता था। अपराधी को कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में जीवग्रभ। अपराधी को क्या कहा जाता था? जीवग्रभ। और पुलिस का उल्लेख भी देखने को मिलता है। पुलिस आधुनिक शब्द है, लेकिन उस समय जो पुलिस का कार्य करते थे उन्हें उग्र कहा जाता था। उस समय की पुलिस को क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था। सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो समाज की सबसे छोटी इकाई थी गृह या कुल। मैंने यहाँ पर आपको बताया है जो समाज था जन, विश्व, ग्राम, कुल में बटा हुआ था। जन सबसे बड़ी इकाई थी और कुल सबसे छोटी इकाई थी। तो समाज की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कौन सी थी? गृह या कुल। संयुक्त परिवार का प्रचलन था। लोग एक ही परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, सभी जो लोग थे एक ही परिवार में संयुक्त रूप से रहते थे। और जो परिवार था वो पुरुष प्रधान था। परिवार कैसा था? पुरुष प्रधान था। परिवार का जो मुखिया होता था उसमें पुरुष मुखिया का जो है नियंत्रण सबसे ज़्यादा रहता था। वर वधू को संयुक्त रूप से अर्भ कहा जाता था। वर वधू को संयुक्त रूप से अर्भ कहा जाता था। वैसे यहाँ पर दहेज का प्रचलन जो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो भी पिता अपनी कन्या का विवाह करता था और कन्या को भेंट स्वरूप या उपहार स्वरूप जो वो चीज़ें देता था या वस्तुएं देता था उन्हें वहतु कहा जाता था। विवाह में कन्या को दिए गए उपहारों को वहतु कहा जाता था। यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन यहाँ पर देखने को मिला है, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। इनमें क्या फ़र्क है? अनुलोम विवाह वह होता था जिसमें पुरुष जो होता था वो कुलीन वर्ग से संबंधित होता था, उच्च वर्ण के लोगों से संबंधित होता था, और कन्या जो होती थी वो निम्न वर्ग से संबंधित होती थी। इसके विपरीत प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ग से संबंधित रहता था और कन्या
उच्च वर्ग से संबंधित होती थी। तो यहाँ पर दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन देखने को मिलता है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो यहाँ पर कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार कब होता है? जब बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता है, शिक्षा लेने के लिए भेजा जाता है, तो उस समय पर जो संस्कार किया जाता है वो उपनयन संस्कार कहा जाता है। तो जब कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था तो इससे आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं कि स्त्रियों को जो है समाज में बराबरी के अधिकार प्राप्त थे, स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसके साथ साथ स्त्रियां जो थी सभा एवं विदथ, ये दो संस्थाएं थीं उस समय की, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो सभा एवं विदथ में भी जो है महिलाएं भाग लेती थी, उनकी मीटिंग्स में भी महिलाओं को जो है भाग लेने से नहीं रोका जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पुनर्विवाह, नियोग प्रथा एवं बहुपति विवाह की प्रथा का प्रचलन भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके विपरीत जो कुप्रथाएं थीं समाज की, आज भी कुछ कुप्रथाएं जो है हमारे समाज में मौजूद हैं, जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा। सती प्रथा का वैसे अब तो प्रचलन नहीं रहा है, लेकिन उस समय भी दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं थीं उनका प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ स्त्रियों को, इससे आप समझ रहे होंगे कि स्त्रियों को लगभग सारे अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल में लगभग सारे अधिकार प्राप्त थे, सिवाय संपत्ति के अधिकार को छोड़कर। स्त्रियों को एक संपत्ति का अधिकार ही ऐसा था जो उनको नहीं दिया जाता था। संपत्ति के अधिकार को छोड़कर बाकी सारे अधिकार जो है स्त्रियों को प्राप्त थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी ठीक ठाक रही होगी। वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करें तो वर्ण व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। यहाँ पर इस 10वें मंडल में यानी पुरुष सूक्त में ये बताया गया है कि जो 4 प्रमुख वर्ण थे, ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये 4 जो प्रमुख वर्ण थे ये एक विराट या एक लौकिक पुरुष के शरीर से निकले हुए हैं और इसके शरीर के अलग अलग भागों से इन चारों वर्णों का जो है जन्म हुआ। ऐसा कहाँ बताया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। वहाँ क्या बताया गया है कि एक विराट पुरुष या किसी महान पुरुष के मुख से जो है निर्माण हुआ था ब्राह्मणों का, उसकी भुजाओं से निकले थे राजन्य या क्षत्रिय, जांघों से या जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो ये वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी मिली। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने को मिलती है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि जो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी वो किस पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यहाँ से आपको देखने को मिलता है कर्म पर आधारित थी। ये भी प्रश्न बनता है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और इसके साथ साथ यहाँ आपको देखने को मिला कि पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनता है कि शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है। तो शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम देखने को मिलता है। तो ये हो गया ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो फिर मिलते हैं। एक ऋग्वैदिक काल ही चल रहा है और भी ऋग्वैदिक काल ही चलेगा थोड़े से समय तक। वैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, वैसे इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर फैक्ट 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 अगर लिखाते जाएं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन केवल फैक्ट ही मुख्य सॉल्यूशन नहीं है। आपको फैक्ट तो ज़रूरी है ही, लेकिन फैक्ट के साथ साथ चीज़ जो भी टॉपिक चल रहा है, जो भी अध्याय चल रहा है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। ये एक स्थायी ज्ञान पैदा करता है आप सभी लोगों के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।